हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश उपाध्याय। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट वाज पावर शेयरिंग। वो क्या था? पावर शेयरिंग। अभी तक हम लोगों ने बेल्जियम में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि किस तरह से प्रॉपर पावर शेयरिंग की वजह से बेल्जियम में सारी चीज़ों की हैप्पी एंडिंग हुई। चलिए अब हम आपको एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, बताते हैं। आपको हम लिए चलते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे हुई और वहाँ क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम श्रीलंका का मैप आपको दिखाते हैं। ये है आपका श्रीलंका का मैप, जो भारत में तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है श्रीलंका। यहाँ पर आप देखें तो अगर हम वहाँ श्रीलंका का एथनिक स्ट्रक्चर देखें, नस्लीय संरचना अगर वहाँ की देखें पावर शेयरिंग श्रीलंका में, तो 74% पीपल जो हैं वो सिंहली भाषा बोलते हैं और इनका रिलीजन है बुद्धिज़्म। ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। 18% पीपल जो हैं वो तमिल बोलते हैं और इनमें से या तो वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तमिल के दो ग्रुप हैं, 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं। और बचा जो है 8%, उस 8% में 7% क्रिश्चियंस हैं जो कि सिंहल भाषा भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। बाकी 1% और लोग हैं। तो ये तो श्रीलंका का एथनिक स्ट्रक्चर है, ये नस्लीय ढांचा है श्रीलंका का। अब ये लोग श्रीलंका के किस भाग में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके बारे में हम आपको मैप में बताते हैं। ये है श्रीलंका का मैप। इस मैप में आप देखें तो जो एरिया येलो कलर से दिखाया गया है, ये जो है यहाँ पर सिंहली लोग रहते हैं, और ये जो सैफरन कलर में है इसमें ये श्रीलंका का नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर मोस्टली जो है वो श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, और ये जो डार्क ब्राउन एरिया है यहाँ इंडियन तमिल्स हैं, और बाकी कुछ जो डॉट डॉट आपको दिखाए गए ये मुस्लिम्स रहते हैं। तो ये है श्रीलंका का मैप, और ये वहाँ पर किस ग्रुप के लोग कहाँ रहते हैं वो आपने देखा। अब श्रीलंका 1948 में ब्रिटिश हुकूमत से उसे आज़ादी मिली, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना श्रीलंका 1948 में। चूँकि वहाँ सिंहली ज़्यादा थे, 74% थे, तो ऑब्वियसली सिंगल गवर्नमेंट वहाँ बनी। लेकिन उसने ऐसे कई कदम उठाए जो कि मेजॉरिटिनिज्म के कदम थे, बहुसंख्यकवाद के कदम थे। बहुसंख्यकवाद क्या है, मेजॉरिटिनिज्म क्या है? मेजॉरिटिनिज्म जो है उसमें जो ज़्यादा संख्या में हैं वो मनमानी हुकूमत करते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की परवाह किए बिना, उनकी ज़रूरतों को ध्यान दिए बिना। जैसे सिंहल्स वर मेजॉरिटी इन मेजॉरिटी, सिंघल मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने मनमानी हुकूमत की, तमिल्स की, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, उनको कोई महत्व नहीं दिया, उनकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं दिया। और इसके लिए क्या किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1956 में मेजॉरिटिनिज्म का, बहुसंख्यकवाद का एक कानून बनाया। उस कानून के मुख्यतः 3 हिस्से थे। पहला, सिंघल ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंहली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, यानी सरकारी कामकाज की भाषा क्या होगी, सिंहली होगी। तमिल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। सेकेंड स्टेप था सिंघल वेयर प्रीफर्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड द यूनिवर्सिटी एडमिशंस, यानी सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को इंपॉर्टेंस दिया गया, यूनिवर्सिटी एडमिशंस में भी उन्हें प्रमोट किया गया। अगर वो नहीं मिलते हैं प्रेफरेंस उन्हें दिया गया, उन्हें कोई वरीयता दी गई। अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर तमिलों के लिए जगह थी। और तीसरा जो स्टेप उठाया मेजॉरिटिनिज्म का श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, बुद्धिज़्म वाज प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड। बुद्धिज़्म दैट वाज द रिलीजन, वही रिलीजन था जिसको कौन फॉलो करता था, सिंहली फॉलो करते थे। तो सिंहलियों के रिलीजन बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया, उसकी रक्षा की गई, जबकि तमिल्स जो कि हिंदुज़्म या इस्लाम के फॉलोअर्स थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सब जो मेजॉरिटिनिज्म के कदम श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उठाए, इसका असर क्या हुआ? इसका असर बहुत व्यापक हुआ, और इसका असर ये हुआ कि तमिल नाराज़ हो गए, और उसमें उन्होंने इसका असर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ तमिल्स पर। फीलिंग ऑफ एलिनेशन, तमिलों में अलगाव की भावना पैदा हुई कि क्या फ़ायदा ऐसे मुल्क में रहने से जहाँ हमारी कोई बात सुनी ही नहीं जाती, जहाँ हमको कोई इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जाता है। तो उनमें अलगाव की भावना पैदा हुई। दूसरी चीज़, सिंघस लीडर्स वर
नॉट सेंसिटिव टू तमिल लैंग्वेज एंड द कल्चर। उन्होंने महसूस किया, उनको लगा कि ये जब तक सिंहलियों की हुकूमत है, न तो हमारी लैंग्वेज पर ये ध्यान देंगे, न तो हमारी कल्चर पर ध्यान देंगे, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप उन्होंने जो किया, इससे क्या हुआ कि टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इंक्रीज विद द टाइम। दोनों समुदायों के बीच, सिंहलियों के बीच और तमिल्स के बीच टेंशन, तनाव वक्त के साथ बढ़ता ही गया। तो मेजार्टनिज्म के स्टेप्स के जो इम्पैक्ट पड़े, जो असर पड़े, वो आपने देखा। तो फिर उसका रिएक्शन कैसे दिया तमिलों ने, प्रतिक्रिया अपनी कैसे व्यक्त की? उन्होंने ये किया, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, अलग तमिल पार्टी बनाई। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। वहाँ के एक पार्टी, उग्रवादी संगठन भी था, जिसका नेता था वी प्रभाकरन। तो इस तरह से और बहुत सारी उन्होंने पार्टीज़ बनाई और उन्होंने जो है अपना स्ट्रगल शुरू किया सिंहलियों के खिलाफ, सिंहली गवर्नमेंट के खिलाफ। उनकी डिमांड्स क्या थी? ये तो उनका रिएक्शन था। उनकी डिमांड्स क्या थी? उनकी डिमांड्स थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। सिर्फ सिंहली ऑफिशियल लैंग्वेज न रहे, हमारी भाषा तमिल है तो तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। उनकी दूसरी डिमांड थी कि रीजनल ऑटोनॉमी, जो हमारे तमिल इलाके हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका में जहाँ तमिल बहुल इलाके हैं, वहाँ हमें क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, यानी हमें और थोड़ी आज़ादी दी जाए। और तीसरी उनकी डिमांड थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन एंड द जॉब, जॉब्स में और एजुकेशन में हमको भी से सिंहलियों के बराबर ही मौका दिया जाए। जबकि होता क्या था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट सिंहली को प्रेफर करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया तो जानते ही हैं उसकी प्रतिक्रिया होगी। और प्रतिक्रिया क्या हुआ? इंडिपेंडेंट तमिल एलम की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि हमें एक स्वतंत्र तमिल क्षेत्र चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए श्रीलंका में, तमिल बहुल इलाके, नार्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। जो श्रीलंका का नार्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है, जो तमिल बहुल इलाका है, उसे आज़ाद कर दिया जाए। ये उनकी डिमांड हुई। इस सब का नतीजा क्या हुआ? एक श्रीलंका में सिविल वार छिड़ गया, गृह युद्ध छिड़ गया। सिविल वार जानते हैं आप क्या है? सिविल वार एक ऐसी पोजीशन है जब अपने मुल्क के ही लोग आपस में लड़ते हैं, हिंसक संघर्ष होते हैं, युद्ध जैसा प्रतीत होता, लगता है कि देश में युद्ध छिड़ गया है, किसी दुश्मन से नहीं, आपस में ही लोग लड़ते हैं। तो श्रीलंका में सिविल वार छिड़ गया। ये 23 जुलाई 1983 से शुरू होकर के 18 मई 2009 तक चला। ये बहुत ही भयानक सिविल वार था। इसका बहुत गहरा असर पड़ा श्रीलंका पर। इसका रिजल्ट क्या था? थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़, दोनों समुदायों के हज़ारों लोग मारे गए, यानी हज़ारों सिंहली और तमिल मारे गए। बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। और इसका असर क्या हुआ? दूसरा जो है कि श्रीलंका की जो इकॉनमी थी, वहाँ का जो सोशल और कल्चरल लाइफ था, बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो हमने देखा कि पावर शेयरिंग के हमने दो रूप देखे, दो एग्जाम्पल्स देखे। एक हमने देखा बेल्जियम में, जहाँ प्रॉपर पावर शेयरिंग की गई और उसका असर क्या हुआ कि हैप्पी एंडिंग, सब कुछ अच्छा रहा। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजार्टनिज्म के स्टेप्स को अडॉप्ट किया, मेजार्टनिज्म के स्टेप्स को उठाया और उसका क्या असर हुआ वो भी आप देखें। हज़ारों लोगों का बलिदान, बड़े पैमाने पर तबाही, देश की इकॉनमी, देश की कल्चर, देश की सोशल लाइफ तबाह हो गई। यानी डेमोक्रेसी वहीं अच्छी रह सकती है जहां की हम प्रॉपर पावर शेयरिंग करते हैं। अगर हमने प्रॉपर पावर शेयरिंग नहीं की तो उसका नतीजा श्रीलंका जैसा हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहीं कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।